गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम बैक पुनः एनवायरनमेंट के इस क्लास में। तो हम आपको बता रहे थे एनवायरनमेंट करंट के बारे में, वहीं से चर्चा आगे करते हैं। सब मस्त, खुश, स्वस्थ, चलिए अच्छी बात है। तो जल्दी से सब लोग लाइव आएँ जितने लोग हैं, और जितने लोग लाइव आते हैं उनकी मोरल जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, है ना। अगर हमारा दिया हुआ कंटेंट नहीं लगता है कि आपके लिए सार्थक है तो इसको आगे भी फॉरवर्ड करते रहें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख पाएँ, भाई हमारे लिए यही बहुत अच्छा होगा, है ना। क्योंकि इस लॉकडाउन में जो इस महामारी की कंडीशन में हम लोग लगे हुए हैं आपके लिए, तो हमारी मेहनत को सार्थक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। अभी तो कोई फ़ीस इसकी ली नहीं जा रही आपसे। चलिए आज का देखिएगा, इन्वायरमेंट का पहला करंट क्या कहता है। पहला करंट भैया, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल की शुरुआत की। ठीक, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की। तो देखिए बहुत कठिन काम नहीं है। वेस्ट टू एनर्जी मतलब क्या होता है भैया? वेस्ट टू एनर्जी का मतलब होता है कि भैया जो चीज़ें वेस्ट हो चुकी हैं, चाहे प्लास्टिक के रूप में हो या कचरा हो, अर्थात जो कचरा है, जो वेस्ट मटेरियल है, उन्हीं चीज़ों से एनर्जी प्राप्त करना ही क्या कहलाया? वेस्ट टू एनर्जी। तो पूछा गया भैया कि किस राज्य ने इसकी शुरुआत की, किसकी? वेस्ट टू एनर्जी। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी। अब इसकी शुरुआत किसने की? उत्तराखंड ने। किसने की भैया? उत्तराखंड। इस पहल की शुरुआत किसने की? उत्तराखंड ने की। ठीक, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमको मिला कि वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत किस राज्य ने की? तो उत्तराखंड राज्य ने की। ठीक है, अब पूछा जाए भैया कि इसमें शामिल कौन कौन थे, तो पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार ये कहा गया, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार ये कहा गया कि इससे जो उत्तराखंड में वेस्ट मटेरियल है उससे 5 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। कितना पैदा की जा सकती है भैया? 5 मेगावाट बिजली उत्पादन हो सकता है। ठीक है, तो ये जितने पॉइंट्स बता रहे हैं ना भैया, यूट्यूब पर आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा, क्वेश्चन सीधे सीधे आता है, नीचे 4 ऑप्शन, आंसर बता के खत्म, अगला क्वेश्चन शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बताने का मंतव्य हमारा क्या है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा विस्तार से जान पाएँ। और आप देख भी रहे हैं भैया कि चाहे करंट से संबंधित क्वेश्चंस हों, कहीं से भी इतना आसान मामला नहीं रह गया अब कि हम पॉइंट टू पॉइंट टिक करते हुए निकल लें और हम समझ में आ जाए, हमको नहीं कर सकते। तो हमने क्या बताया इसके आगे भी? हमने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, किसने? पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बात समझ में आ रही भैया? ने क्या कहा कि प्रतिवर्ष, ने कहा भैया कि प्रतिवर्ष जो कचरा है, प्रतिवर्ष जो वेस्ट है, कचरा है, कचरे से कितना बिजली उत्पादन हो सकता है? कचरे से 5 मेगावाट। ठीक, 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन। बात क्लियर हुई यहाँ तक? तो 5 मेगावाट प्रतिवर्ष बिजली का उत्पादन हो सकता है कचरे से। ये किसने कहा? पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। जल्दी से इसको नोट करिएगा भैया। ठीक है, अब उत्तराखंड के 13 में से 10 जिले कैसे हैं? पहाड़ी जिले हैं। उत्तराखंड के भैया 13 जिले में से, तो उत्तराखंड के भैया 13 जिले में से 10 कैसे जिले भैया? 10 पहाड़ी जिले हैं। 10 पहाड़ी जिले हैं, बात समझ रहे हैं? अब इन 10 पहाड़ी जिले जो बताए गए भैया, 10 पहाड़ी जिलों में प्रतिदिन 900 टन कचरा निकलता है। अगर सिर्फ पहाड़ी जिलों को मिलाया जाए तो 10 पहाड़ी जिलों में कितना कचरा निकलता है भैया? 900 टन कचरा प्रतिदिन।
बात समझ पा रहे हैं? 900 टन कचरा प्रतिदिन निकलता किससे? ये जो 10 पहाड़ी ज़िले हैं, कहाँ के भैया? उत्तराखंड के। इतना पॉइंट नोट करिएगा जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और आपको बताते हैं यहाँ से संबंधित। जल्दी नोट करिएगा भैया, फिर हम और चीज़ें आपको बताते हैं, बताते चलते हैं। अब इसमें देखिए कचरे भैया कहाँ कहाँ से कितना % उत्पन्न होता है। तो जो 50% कचरा है, 50% कचरा तो कैसा होता भैया? वो प्राकृतिक कहा गया। 50% कचरा कैसा कहा गया? प्रकृत जैविक। तो भैया लगभग 50% कैसा? ये प्रकृत जैविक कचरा होता है, प्रकृति जैविक कचरा होता है। ठीक है, तो इनसे तो बिजली उत्पादन होगी नहीं। 21% कचरा कैसा होता है भैया? 17% 21% कचरा कैसा होता है? 21% कचरा इसमें बताया गया कि जैव चिकित्सक होता है। कैसा होता है भैया? जो चिकित्सा उपकरणों इन सब से निकलता है, जैव चिकित्सा से निकलने वाला होता है। 17% कचरा जो निकलता भैया, यही कैसा होता है? रिसाइक्लेबल होता है। कैसा होता भैया? रिसाइक्लेबल होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो 17% कचरा कैसा होता है? रिसाइक्लेबल, मतलब इनको पुनः हम किसी न किसी अन्य चीज़ों में इनका उपयोग कर सकते हैं, इनको रिसाइकल करके। बात समझ गए भैया? और बात की जाए भैया तो 11% मटेरियल वेस्ट होते हैं। 11% कैसे होते हैं भैया? मटेरियल वेस्ट होते हैं। जो तरह तरह के मटेरियल, जैसे कि जो हमारे भैया जो वाहन है उनसे निकले, सर्विसिंग वगैरह के द्वारा जो निकलें, या किसी औद्योगिक कंपनियों के द्वारा निकलें, तो मटेरियल वेस्ट कितने होते हैं भैया? मटेरियल वेस्ट कितने होते हैं? 11%। बचा कितना भैया? आधा तो निकल गया किसका? प्रकृति जैविक होता है। 21 किसका? जैव चिकित्सा। 17 कौन सा? रिसाइक्लेबल। 11 कौन सा भैया? मटेरियल वेस्ट। बचा कितना? जल्दी से काउंट करके बताएंगे बचा कितना। अब में भी 1% बचेगा भैया। 2 1 3 1 4, ठीक है, और 7 1 8 1 9, तो 1% बच रहा भैया। 1% को अन्य में डाला गया। किस में डाला गया भैया? 1% अन्य। तो इसमें पूछा जाए भैया कि जो विद्युत उत्पादन होगा वो किससे सर्वाधिक मात्रा में किया जाएगा? तो रिसाइक्लेबल, इन्हीं से तो हो पाएगा भैया, क्योंकि यही तो रिसाइकल में आ पाएंगी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा विद्युत उत्पादन सर्वाधिक किया जा सकता है। और कितना? 5 मेगावाट सबको मिलाकर। लेकिन सर्वाधिक पूछे भैया तो किसको? इनको, रिसाइक्लेबल जो कचरा बताया गया। बात समझ गए भैया? बात समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा भैया। क्वेश्चन हमारे पास में है, इसीलिए आपको बताते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछेगा भैया कि हाँ, जैसे पूछेगा भैया कि भारत की सबसे बड़ी, जैसे पूछेगा कि अभी हाल ही में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किसकी शुरुआत की गई? विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, या जो हिम तेंदुआ होता है, हिम तेंदुए को सुरक्षित करने के लिए, है ना, हिम तेंदुए को सुरक्षित करने के लिए कहाँ पर किस राज्य में कौन सी योजना चलाई गई? जल्दी से नोट करिए, फिर अगला बताते हैं। हिम तेंदुए को सुरक्षित करने के लिए भी कौन सी योजना और किसकी मदद से कहाँ चलाई गई, और ऐसा क्यों किया गया? तो देखिएगा भैया, क्वेश्चन क्या पूछा हमने कि हिम तेंदुए को संरक्षित करने के लिए किस राज्य ने योजना चलाई और किसकी मदद से चलाई? तो उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी। तो उत्तराखंड का एक जिला कौन सा भैया? उत्तराखंड के जिले, उत्तराखंड के जिले उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में नीदरलैंड की मदद से, किसकी मदद से भैया? नीदरलैंड की मदद से। नीदरलैंड की मदद से हिम तेंदुए को संरक्षित करने की योजना चलाई गई। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। बात समझ गए भैया? तो किसकी मदद से? हमने कहा नीदरलैंड की मदद से। उत्तराखंड का एक जिला उत्तरकाशी, उसे में हिम तेंदुए को भैया संरक्षित करने की योजना चलाई गई। ठीक, अब इसमें बात की जाए भैया, ये कब शुरुआत इसकी कब हुई थी? तो 2017 में शुरुआत हुई थी। यह पूर्ण कब हुआ? यह शुरुआत कब हुई थी? 2017 में शुरुआत हुई थी इसकी भैया। कब? 2017 में। और ये पूर्ण कब हुआ भैया? अगस्त 2020 में।
अगस्त 2020 में पूरा हुआ। अब यहाँ से बात की जाए भैया लागत कितनी आनी थी, इसमें लगभग 5.5 करोड़ की लागत आनी थी भैया। बात लागत की नहीं थी, बात यहाँ पर थी भैया टेक्निकलिटी की, मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको करने से इनको संरक्षित किया जा सकता है। तो लागत कितनी भैया, लगभग 5.5 करोड़। बात समझ रहे हैं भैया, लगभग 5.5 करोड़। अब नीदरलैंड ने भैया पैसे से मदद थोड़ी ना की थी, नीदरलैंड ने भी वो टेक्निकलिटी दी थी उत्तराखंड को कि कैसे इसको हम बचा सकते हैं। और जो ये सारा काम किया गया वो किसके साथ मिलकर किया गया भाई, UNDP के साथ मिलकर किया गया। किसके साथ किया गया, UNDP के साथ मिलकर किया गया। ठीक है, UNDP बेहतर तरीके से आपको पिछली क्लास में बता दिया गया है। आप हमारी प्लेलिस्ट देखेंगे भैया, आप सीधे सीधे YouTube पर जाकर डालेंगे एनवायरनमेंट विथ अखिलेश सर डालेंगे तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट निकल के आ जाएगा। जितना वीडियो है 22-23 वीडियो सब पड़ा हुआ भैया उसमें, आप उसी में से देख लीजिएगा, सारे वीडियो देखिएगा। एनवायरनमेंट से ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना पढ़ पाए, हम दावा करते हैं इस चीज़ का। आप लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे भैया, आपको जितना एनवायरनमेंट हमने बता दिया है, मुझे नहीं लगता है कि इतना विस्तार से कहीं यूट्यूब चैनल पर बताया गया होगा। तो हम आपसे देखिए निवेदन करते हैं कि आप इसको एक बार ज़रूर देखें। जितना हमारा बनाया गया वीडियो एनवायरनमेंट का है, बहुत ही बेनिफिशियल है भैया आपके लिए। ठीक है, तो UNDP के साथ मिलकर योजना चलाई उत्तराखंड सरकार ने, और मदद किसने की थी, मदद की थी भैया नीदरलैंड ने। ठीक, अब बात की जाए भैया कि गणना की गई तो 586 पूरे देश में भैया कितने हिम तेंदुए हैं, पूरे देश में हिम तेंदुओं की संख्या बताई गई। कितनी बताई गई, 586 हिम तेंदुए पूरे देश में हैं, पूरे देश में। लेकिन पूछेगा भैया तो उत्तराखंड में कितने हैं, आइए इसको भी हम जानते हैं। उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है, इसको जल्दी से नोट करिएगा। तो उत्तराखंड में भैया हिम तेंदुओं की संख्या की बात की जाए तो कितनी है, 88 बताई गई संख्या। कितनी बताई गई भैया, उत्तराखंड में अकेले कितनी बताई गई हिम तेंदुओं की संख्या भैया, 88 बताई गई। बात समझ रहे हैं, तो उत्तराखंड में पूछा जाए भैया कितना है, 88 हिम तेंदुओं की संख्या बताई गई। अब ये रहते कहाँ हैं उत्तराखंड में भैया, मुख्यतः रहते कहाँ हैं, 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर जो हिम तेंदुए कहाँ रहते हैं भैया, हमने कहा 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर, मीटर की ऊंचाई पर। और ये ऊंचाई पर होंगे कहाँ पर, आपने नंदा देवी का नाम सुना होगा, वहीं उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, वहीं पर भैया। तो वहाँ सब जगहों पर कौन रहते हैं भाई, हिम तेंदुए। तो मुख्यतः कहाँ रहते हैं भैया, नंदा देवी और गंगोत्री नेशनल पार्क है ना, नेशनल पार्क, वहाँ रहते हैं। बात समझ रहे हैं भैया, कौन से हिम तेंदुए। भाई हिम तेंदुओं को संरक्षित करने की बात की क्यों गई, क्योंकि ये भैया जो बर्फीला क्षेत्र है हमारा, जो हिम क्षेत्र है, वहाँ के लिए एक मुख्य आकर्षक केंद्र है हिम तेंदुए। बात समझ रहे हैं ना भैया, मुख्य आकर्षक केंद्र हैं। उत्तराखंड के 2 जिलों में पाए जाते हैं, एक तो उत्तरकाशी जहाँ पर ये परियोजना चलाई गई, उत्तरकाशी। दूसरा जिला कौन सा, पिथौरागढ़। दूसरा जिला कौन सा है, पिथौरागढ़। ठीक, इन जगहों पर ये पाए जाते हैं। उद्देश्य क्या था इसका भैया, कि जो विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देना। अगर उद्देश्य पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है इसका भैया, विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देना, विंटर टूरिज्म को बढ़ावा। ठीक है, बात क्लियर हुई यहाँ तक। तो ये बात रही किससे भैया, जो हिम संरक्षण केंद्र खोला गया, कहाँ पर खोला गया, उत्तराखंड में। जरा बताइएगा भैया उत्तराखंड के CM कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है ना, और वन मंत्री कौन है, हरक सिंह। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरक सिंह और अन्य वन अधिकारियों के साथ बैठक की गई और ये तय किया गया कि यहाँ पर उत्तरकाशी में इसकी स्थापना होनी चाहिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वन मंत्री हरक सिंह और जो वहाँ के वन अधिकारी थे, वन क्षेत्र अधिकारी थे, उनके साथ बैठक करके ये निर्णय लिया गया। बात समझ गया भैया। अगले करण तरफ बढ़ा जाए, चलिए अगला करण देखिएगा, इसको नोट करिएगा भाई जल्दी से, फिर अगले करण तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा भाई, हाल ही में देखा गया कि जो महाराष्ट्र की लोनार झील है वो गुलाबी पड़ने लगी, और जैसे गुलाबी पड़ने लगी जितने भी पर्यावरण वैज्ञानिक थे वो भैया आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा क्या कारण है, किसकी वजह से जो महाराष्ट्र की लोनार झील है वो गुलाबी क्यों पड़ने लगी।
ठीक है। लोनार झील भी एक क्रेटर झील है जिसका निर्माण कैसे हुआ, जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से, भाई वहाँ पर पहले कोई ना कोई ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था, तो वहाँ पर पहले वो सक्रिय ज्वालामुखी थी, आज वर्तमान में वो शांत ज्वालामुखी है, उसी में झील का निर्माण हुआ, इसीलिए इसको क्रेटर झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि महाराष्ट्र की लोनार झील, महाराष्ट्र की कौन सी झील भैया, लोनार झील, महाराष्ट्र की लोनार झील क्या पाई गई, लोनार झील गुलाबी हुई। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया भैया कि लोनार झील गुलाबी हुई किस जीवाणु के कारण, जो लोनार झील है वो गुलाबी किस जीवाणु के कारण हुई, उस जीवाणु का नाम हमको बताना है कि वह जीवाणु कौन सा है जिम्मेदार, जिसकी वजह से लोनार झील हमारी क्या हो गई, गुलाबी पड़ गई। उस जीवाणु का नाम क्या है, हालो आर्चिया जीवाणु, क्या नाम है उसका भैया। तो हाल ही में देखा गया कि महाराष्ट्र की लोनार झील गुलाबी पाई गई, और किस जीवाणु के कारण भैया, हालो आर्चिया, हालो आर्चिया जीवाणु के कारण, जीवाणु के कारण क्या पाई गई भैया, गुलाबी पाई गई। बात समझ रहे हैं इतनी, है ना। कमेंट करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, हम आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, अब ये है कहाँ पर लोनार झील, महाराष्ट्र का एक ज़िला है बुल्ढाना ज़िला, ज़िले का नाम क्या भैया, बुल्ढाना ज़िला है। महाराष्ट्र का एक ज़िला भैया कौन सा, बुल्ढाना, ऐसा लिखा जाता है बुल्ढाना ज़िला। ठीक है, यहीं पर है कौन सी, लोनार झील। और ऐसा कहा जाता भैया कि इसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। किससे हुआ था, उल्का पिंड के गिरने से। उल्का पिंड के गिरने से हुआ क्या भैया कि एक मुहाना बना, और उल्का पिंड जब गिरा तो वहाँ से भैया जैसे नहीं कि वो ऐसे धधकते हुए कुछ मटेरियल बाहर निकलने लगे हैं। ठीक है, तो उससे ज्वालामुखी का रूप दे दिया गया, और वही जब शांत हुआ तो उसी में इस झील का निर्माण हो गया। क्या नाम दिया गया, लोनार झील। एक ऐसी झील भैया क्रेटर झील है, आपको अच्छे से पता भैया कि जो ज्वालामुखी उद्गार जहाँ से होता है, ज्वालामुखी के मुहाने को क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ रही भैया इतनी, जल्दी से इस पॉइंट को नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते इसमें और कुछ चीज़ें आपको अवगत कराते हैं। जल कैसा भैया इसका, जो लोनार झील है जल कैसा उसका, जल है भैया खारा, जल कैसा उसका, खारा है, लवणी जल है भैया उसका। ठीक है, जल कैसा है, लवणी जल है। ठीक, जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, चीज़ें समझ में तो आ रही नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा, क्योंकि भाई हमारे पढ़ाने का मतलब ही क्या रह जाएगा जब आप चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो है ना। अब ये तो कहा गया कि हालो आर्किया जीवाणु के कारण हुआ, लेकिन एक वैज्ञानिक हैं, एक भूगोल शास्त्री हैं, उनका नाम क्या है, एक भूगोल शास्त्री, उन्होंने कहा कि जो इस झील का गुलाबी पड़ना वो कारण भैया वो हालो आर्किया जीवाणु तो है, उसके साथ में और कौन है, औरंगाबाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय। कौन सा भैया, हमने कहा औरंगाबाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय। ठीक, अब हुआ क्या कि यहाँ के एक भूगोल शास्त्री हैं, कौन भैया, यहीं के एक भूगोल शास्त्री हैं, भूगोल शास्त्री, उनका नाम क्या, उन्होंने क्या बताया, भूगोल शास्त्री का नाम भैया मदन, क्या नाम भैया, मदन सूर्यवंशी। भूगोल शास्त्री मदन सूर्यवंशी ने क्या बताया, मदन सूर्यवंशी ने कहा, मदन सूर्यवंशी ने कहा कि इसका गुलाबी पड़ना किसके कारण हुआ भैया, ये मानव के कारण हुआ। किसके कारण हुआ भैया, मानव के कारण हुआ। इन्होंने भैया मानवीय कारण बताया। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि लोनार झील का गुलाबी होना, हाल ही में लोनार झील गुलाबी पाई गई, जीवाणु का नाम पूछे भैया तो आर्कियो, और अगर पूछे भैया किसने कहा कि मानवीय कारण है तो नाम याद रखिएगा मदन सूर्यवंशी। है कहाँ से, औरंगाबाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के भूगोल शास्त्री हैं। बात समझ गए भैया, इतनी बात समझ में आई।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले करंट तरफ बढ़ते हैं भैया। ये तो करंट रहा आज का, 3 करंट हुआ। अगला करंट देखिए क्या कहता है, नोट करिएगा भैया, सब लोग साथ में नोट करते चलेंगे तो जल्दी हो जाएगी चीज़ें, जल्दी समझ में आ जाएंगी। बात समझ पा रहे हैं? चलिए अगला करंट देखिए क्या कहता है भैया। अगला करंट देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा भैया कि हाल ही में भारत में सबसे बड़ी तितली देखी गई, हाल ही में भारत में सबसे बड़ी तितली देखी गई, उसका नाम क्या है? ठीक है, और कहाँ कहाँ देखी गई? तो जो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग जगहों पर देखी गई। पहली बार भारत में सबसे बड़ी तितली के बारे में बताया था 1932 में। किसने बताया था भैया? उनका नाम था इवांस नाम था भैया, ब्रिगेडियर इवांस द्वारा 1932 में पहली बार भारत की सबसे बड़ी तितली का आंकड़ा दिया गया था। उन्होंने बताया था सबसे पहले। 88 साल बाद, 88 वर्ष बाद पुनः देखी गई गोल्डन वर्ड विंग के नाम से। किस नाम से? गोल्डन वर्ड विंग के नाम से। तो पूछेगा भैया, या क्वेश्चन बदल सकता है, पूछ सकता है भैया कि गोल्डन वर्ड विंग का संबंध किससे है? गोल्डन वर्ड विंग का संबंध किससे है? का संबंध किससे है? तो ऑप्शन में दे देगा भैया भारत की सबसे बड़ी चिड़िया, अभी हाल ही में गोल्डन बर्ड विंग देखी गई, उसका संबंध किससे है? भारत की सबसे बड़ी चिड़िया, भारत का सबसे बड़ा जो राजकीय पक्षी है मोर, ऐसा कुछ दे सकता है भैया कि क्या है वो। तो यह है क्या भैया? का संबंध भारत की सबसे बड़ी क्या है? तितली। भारत की सबसे बड़ी तितली है भैया ये बर्ड फ्लाई। ठीक है, तितली। अब बात की जाए भैया बर्ड विंग की, तो देखिए बर्ड विंग से और क्या चीज़ें हमको जानना है। यह कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अगर पूछा जाए भैया कहाँ मिलते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, अब इनका आकार प्रकार आपसे पूछा जाए भैया, फैमिली पूछा जाए तो पैपिलिडे, फैमिली कौन सा भैया? संघ पूछा जाए तो आर्थ्रोपोडा होता है। संघ क्या होता है भैया इनका? आर्थ्रोपोडा ही तो होगा, आर्थ्रोपोडा। ठीक, और अगर फैमिली पूछा जाए, परिवार पूछा जाए भैया, मतलब किस फैमिली के हैं भैया ये, फैमिली पूछी जाए तो क्या अभी हमने बताया? फैमिली क्या होगी भैया? पैपिलिडे, फैमिली पैपिलिडे। ठीक है, नोट करिएगा इसको भी भैया कि आर्थ्रोपोडा संघ का परिवार कौन सा है, इनका फैमिली कौन सी है? पैपिलिडे है। कहाँ सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय। नाम क्या है? गोल्डन बर्ड विंग नाम है, और गोल्डन बर्ड विंग है क्या? एक तितली है। बात क्लियर हुई इतनी? जल्दी नोट करिएगा, फिर आगे कुछ आपको इनसे संबंधित चीज़ें बताते हैं। वैज्ञानिक नाम इनका पूछे भैया तो भी हमको बताना होगा। वैज्ञानिक नाम क्या होता है इनका भैया? ट्राइडस आइकस। क्या होता है भैया? ट्राइडस आइकस इनका वैज्ञानिक नाम होता है। जो फीमेल है वो उत्तराखंड के दीदी हाट में देखा गया। कहाँ देखा गया भैया? उत्तराखंड के दीदी हाट में। और मेल शिलांग के वानखर तितली संग्रहालय में। जो मेल है वो भैया कहाँ पर देखा गया? हमने कहा इसका जो फीमेल वो कहाँ देखा गया? उत्तराखंड के दीदी हाट में। उत्तराखंड के दीदी हाट में। बात समझ पा रहे हैं? जो मेल है वो कहाँ देखा गया भैया? मेल कहाँ देखा गया इसका? मेल देखा गया शिलांग के बानखर तितली संग्रहालय में। तो दो चीज़ें यहाँ से पता चली भैया आपको, अगर पूछा जाए कि बानखर तितली संग्रहालय कहाँ है? शिलांग में। शिलांग के बानखर तितली संग्रहालय में। ठीक है, बानखर तितली संग्रहालय में देखा गया। अब इनकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए भैया तो जो पंख होता है 190 मिलीमीटर, मेल का जो पंख होता है लगभग 190 मिलीमीटर का, फीमेल का 190 मिलीमीटर का। तो पंख के आधार पर भी इनके आकार प्रकार के बारे में जानकारी दी जाती है। तो पंख का आकार, पंख मेल का कितना होता है भैया? 194 मिलीमीटर। बात समझ रहे हैं? पंख फीमेल का कितना होता है भैया?
फीमेल का 190 मिलीमीटर। कितना होता है? 190 मिलीमीटर। बात क्लियर हुई इतनी? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा भैया, इतनी चीज़ें समझ में तो आई ना? यहाँ से किसी को कोई डाउट? और ट्राइडस आइकस हमने कहा भैया वैज्ञानिक नाम इसका क्या होता है? वैज्ञानिक नाम लिखिएगा, ट्राइडस आइकस। ट्राइडस आइकस। बात समझ में आ रही? जल्दी से कमेंट करके बताइए भैया, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना किसी में? जितने पॉइंट्स बता रहे हैं भैया उसको नोट भी करते चलिएगा, कि कहीं पर कोई डाउट हो तो हमको बताते चलिएगा। अभी हमने कहा कि 1932 में पहली बार सबसे बड़ी तितली के रूप में दर्ज किया था किसने भारत में? ब्रिगेडियर इवांस ने। ब्रिटेन के थे ये ब्रिगेडियर इवांस, जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन था उस समय यहाँ पर थे ये। तो इन्होंने 1932 में देखा कि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में इन्होंने सबसे बड़ी तितली के रूप में दर्ज किया। उन्होंने भी नाम इसका रखा था गोल्डन वर्डबिंग के नाम से दर्ज किया था। ठीक है, और दर्ज किसने किया था भैया? तो 1932 में पहली बार, 1932 में पहली बार ब्रिगेडियर इवांस द्वारा सबसे बड़ी तितली के रूप में दर्ज किया गया था गोल्डन बर्डबिंग को। तो ये डेट याद रखिएगा 1932। बात क्लियर हुई भी यहाँ तक? जल्दी कमेंट करके बताइएगा बात क्लियर हुई यहाँ तक? जल्दी से कमेंट करिएगा, बात इतनी क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट, कहीं पे कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके पूछ सकता है भैया कि सर यहाँ चीज़ें समझ में नहीं आई, हम तुरंत बताएंगे। आप लोगों का कमेंट ही बताता है कि आप लोग समझ पा रहे हैं, चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। और आपको अवगत करा दिया जाए कि इस बार आरबी क्लासेस की तरफ से 15 अगस्त को विशेष प्रस्तुति रखी गई आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव रहेंगे 15 अगस्त को। समय आपको बता दिया जाएगा कि समय क्या रखा जाएगा, मे बी 8 बजे ही रखा जाएगा लगभग। तो समय का अनाउंसमेंट भी आपको कर दिया जाएगा कितने बजे समय रखा जाता है। तो लाइव प्रसारण होगा भैया, झंडारोहण का जो स्वतंत्रता दिवस है उसका लाइव प्रसारण आरबी क्लासेस से आपको किया जाएगा। और कब? 15 अगस्त को। ठीक है, तो सब लोग तैयार रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव रहेंगे उसमें, कि जिससे हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता पाएँ, जानकारी अच्छी खासी दे पाएँ। बात समझ पा रहे ना? तो उसमें ऐसा नहीं है, तो आप लोग जानते ही हैं इसमें हम भी रहेंगे। तो आप लोगों को मोटिवेट करना, जो मोटिवेशनल स्लोगन्स हम देते रहते हैं वो तो देंगे ही देंगे। और आप लोग डिमांड थी बहुत दिन से कि सर आप बहुत दिन से कुछ सुना नहीं रहे, तो भी सुनाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहेंगे, है ना? हमको अच्छा लगेगा आप लोग लाइव रहेंगे तो। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है भैया। आज का लास्ट करंट है, और लास्ट करंट कहता क्या है? देखिए भैया क्या कहता है। भैया देखिए अभी हाल ही में लिक्विड कूलिंग और हीटिंग, है ना, दिया गया भैया कि हाल ही में किस संस्था, क्वेश्चन दिया गया कि हाल ही में किस संस्था ने कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स के लिए पेटेंट लिया। किसके लिए भैया? किस संस्था ने? क्वेश्चन क्या दिया गया भैया? किस संस्था ने कूलिंग तथा हीटिंग गारमेंट्स, जो कपड़े होते हैं ना भैया, गारमेंट्स के लिए पेटेंट लिया। ठीक है, अब कई नाम दे दिया गया संस्था का, इसरो दे दिया गया, डीआरडीओ दे दिया गया, इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर, सीएलआरआई, कई दे दिया गया। तो आइए हमको जो जानना हम उसी को जानते हैं। तो भैया हाल ही में इसरो ने भैया इसरो ने किसका पेटेंट लिया? कूलिंग तथा हीटिंग गारमेंट्स के लिए पेटेंट लिया। मतलब ये जो कपड़े बनते हैं, अब इसका पेटेंट कौन तैयार करेगा? जो फार्मूला होता है जो जिसके माध्यम से बनते हैं वो कौन तैयार करेगा भैया? इसरो करेगा, भारत का इसरो करेगा। ठीक है, और एक चीज़ बता दी जाए भैया कि ये कब तक ये वैध रहेगा? जो पेटेंट लिया इसने कब तक ये वैध रहेगा? 10 वर्ष तक। कब तक वैध रहेगा भैया? तो 10 वर्षों तक ये उस पर काम कर सकता है। जो पेटेंट लिया इसने उस पर कितने वर्षों तक काम कर सकता है भैया? 10 वर्षों तक काम कर सकता है। ठीक है,
सॉरी कितने वर्षों तक, 20 वर्ष से भैया कितने वर्षों तक, ये पेटेंट इसके पास कितने वर्ष तक रहेगा, 20 वर्ष तक रहेगा। बात क्लियर हुई भैया। अब जरा कमेंट करके बताइएगा भैया कि इसरो का पूरा रूप क्या होता है, इसरो का मुख्यालय कहाँ, ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके हमको बताइएगा, फिर आगे हम बताते हैं। ठीक, अब हुआ क्या भैया कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, आपको पता है कि अगर उनके कपड़े, उनके गारमेंट्स इस तरह से ना हो कि वो हीट को झेल पाएँ, कूलिंग को झेल पाएँ, तो इसरो में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं जाना संभव नहीं है। अगर नॉर्मल कपड़े हम लोगों की तरह पहनकर वो लोग जाना चाहें, जा सकते हैं, कभी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कहीं कि उनको कोल्ड बहुत ज़्यादा मिलेगा। भाई जो हमारा समताप मंडल के बाद जो मध्य मंडल होता है, वहाँ पर भैया देखिए बहुत ज़्यादा कूल होता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुँच जाता है, तो नहीं झेल पाएंगे वो। उसके ऊपर जाएंगे तो हीट बहुत ज़्यादा होने लगती है आयन मंडल की तरफ, तो भी नहीं झेल पाएंगे। तो इसीलिए कूलिंग एंड हीटिंग दिया गया भैया। तो अंतरिक्ष यात्री और कौन, जो अग्निशमन करने वाले लोग होते हैं, जैसे दमकल वगैरह नहीं सुना आपने, जो अग्निशमन करने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी ये जरूरी होता है। ठीक है, तो पेटेंट किसने लिया भाई, इसरो ने लिया। अब इसरो पेटेंट जो लिया गया, इसके प्रमुख कौन कौन है, 4 लोगों का नाम आप याद रखिएगा कि जो पेटेंट लिया गया इसके प्रमुख कौन कौन से, इसके मालिक कौन कौन हैं इसरो पेटेंट के। तो श्रीरंगम श्रीपोथु, तो पहला नाम कौन सा बताया भैया हमने, पेटेंट के मालिक कौन कौन बनाए गए भैया, श्रीरंगम श्रीपोथु, श्रीपोथु। ठीक, ये पहला नाम, श्रीरंगम श्रीपोथु, ये पहला नाम। दूसरा नाम क्या भैया, रेशमी बालचंद्रन। क्या नाम है, रेशमी बालचंद्रन। ठीक, रेशमी बालचंद्रन नोट करिएगा, फिर आगे बताते हैं तीसरा चौथा नाम कौन कौन सा है। तो पहला हमने बताया श्रीरंगम श्रीपोथु, दूसरा भैया रेशमी बालचंद्रन, जो पेटेंट है इसरो का इन्हीं के द्वारा ही किया जा रहा है भैया। तीसरा नाम भैया केशव पिल्लई, और चौथा नाम भैया गुरुमूर्ति चंद्रशेखरन। ठीक है, तीसरा नाम क्या भैया, केशव पिल्लई, तीसरा केशव पिल्लई, और चौथा नाम क्या भैया, गुरुमूर्ति चंद्रशेखरन। ठीक है, जल्दी नोट करिएगा भैया, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें यहाँ से बताते हैं। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। चलिए, कल जन्माष्टमी थी ना, तो इसीलिए गाने याद आ रहे हैं। नोट हुआ भैया इतना। अब देखिए, हमने कहा ये कपड़े हैं कैसे भी, ये कपड़े जो मानव युक्त अंतरिक्ष यान होते हैं उनके लिए, और मुख्यतः अग्निशमन करने वाले लोगों के लिए। तो किसके लिए भी हमने कहा कि मानव युक्त, मतलब जिस यान में मानव जाते हैं, तो मानव युक्त अंतरिक्ष यान तथा अग्निशमन। ठीक है, अग्निशमन करने वाले लोगों के लिए बनाया गया मुख्यतः। तो अभी जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि भाई इसरो का मुख्यालय क्या है, इसरो का पूरा रूप क्या है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे भैया, कमेंट सेक्शन में बताएंगे भैया, चैट में भी बता सकते हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जल्दी कमेंट करके बताइएगा भैया। इसरो का पता होगा भैया कि इसरो का पूरा रूप क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद। स्थापना कब हुई थी इसकी, जल्दी बताएंगे भाई। गठन कब हुआ था इसका भाई, जिसकी चर्चा भी आपसे हम कर रहे थे, 15 अगस्त। और 15 अगस्त कब, गठन कब हुआ था इसका, 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को इसका गठन किया गया था। ठीक है,
और कहाँ पर है भैया ये मुख्यालय, कहाँ पर इसका जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, मुख्यालय कहाँ पर है? बंगलुरु, ठीक है, कर्नाटक में ही तो है भैया मुख्यालय इसका। मुख्यालय कहाँ है इसका भैया? बंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक है, तो आज की करंट, और आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे भैया कि वर्तमान में इसके, ठीक, वर्तमान में इसके भैया प्रशासक कौन हैं? वर्तमान में कमेंट सेक्शन में आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में इसके प्रशासक कौन है, वर्तमान में इसरो के प्रशासक कौन है, जल्दी कमेंट करके बताएंगे। ठीक, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि वर्तमान में इसरो के प्रशासक कौन हैं, प्रमुख कौन हैं। आज का करंट, आज की क्लास यहीं तक। कल आपसे हम फिर मिलेंगे कुछ नए करंट के साथ, कुछ और अच्छे मैटर्स के साथ। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।